आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है कि बिहार दरोगा का न्यू भर्ती आने वाला है और 1806 पोस्ट में लगभग आपका फरवरी में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपका इसमें 60 नंबर आ रहा है तो आप जो है दरोगा बनने के योग हैं। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, भूगोल को मिलेंगे, विज्ञान का मिलेंगे, अर्थशास्त्र का और राजनीति शास्त्र का और साइंस का, सभी का क्वेश्चन दिया गया है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और ये दरोगा परीक्षा जो 1275 हुआ था उसी पे पूर्णतः आधारित है। और ये आपका क्लास नंबर 1 है। इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर आपका 50 क्वेश्चन में 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन को और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग को भी बनाना है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। अच्छा, आपको पता होगा कि अभिलेख ये जो होता है अभिलेख, अभिलेख होता क्या है। जिस समय मान के चलिए कि अभी जो है क्या है, लीडर जो है अभी आपका कौन है, मेन लीडर। तो मेन लीडर है मोदी जी। मोदी जी को कोई भी चीज अगर आपको बताना होगा पूरी जनता को, तो एक होता है मन की बात और जो है लाइव आकर सभी चीज को बता देते हैं तो देश सभी मान लेते हैं। उसी समय जो है प्राचीन भारत में ये होता था अभिलेख। प्राचीन भारत में जो है राजा जो है जो भी चीज प्रजा को बताना चाहता था उसको जो है अभिलेख के जरिए बताता था। अभिलेख जो है पत्थर पर लिख दिया जाता था। और अभिलेख जो है सबसे पहले किसने चालू किया था, तो याद रखनी है सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने स्टार्ट किया था। और इसने जो है कुल 14 अभिलेख लिखे थे। इसी में अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन था इनका, तो याद रखनी है सबसे बड़ा अभिलेख की बात करेगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको याद रखनी है 7वां अभिलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वां अभिलेख। वहीं सबसे अगर छोटी अभिलेख की बात करेगा, छोटा अभिलेख अगर आपको बात करेगा तब आपका कौन हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। बस आप लोग बने रहिए, आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और आपको पूरी एकदम डिस्कशन के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सिकंदर से संबंधित यहाँ पर सभी चीज को आपको बताना है। तो सबसे पहले याद रखिए सिकंदर, सिकंदर को जन्म कब हुआ था? तो याद रखनी है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी लगा दीजिएगा तो ईसा पूर्व हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था, याद रखनी है, फिलिप। और फिलिप याद रखिएगा मकदूनिया का शासक था। किसका था? मकदूनिया का शासक था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में हो गई थी। कब हुई थी? 329 ईसा पूर्व में हो गई थी। सिकंदर याद रखिएगा पूरे विश्व में बोल सकते हैं, पूरे विश्व में जो है विजय प्राप्त करना था। और उसी के दौरान जो है ये भारत पर भी आक्रमण किए। और भारत पर बोल सकते हैं आक्रमण कब किए? 326 बीसी में आक्रमण किए थे। और ये कई सारे युद्ध लड़े थे। लेकिन याद रखिएगा इनकी सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। क्या बोल दिए हैं? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और सिकंदर की बोल सकते हैं 323 ईस्वी में जो है 323 बीसी में जो है बेबीलोन में मृत्यु हो गई है इनकी। तो इतना चीज आपको सिकंदर का याद रखनी है। सिकंदर का अगर मुख्य सेनापति आपको पूछा जाएगा, सिकंदर का मुख्य सेनापति अगर आपको पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकोटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजवंश कौन था? तो याद रखनी है नंद वंश था। कौन था? नंद वंश था। और नंद वंश के शासक कौन हुआ करते थे? महापदानंद हुआ करते थे। लेकिन उस समय शासक कौन हुआ करते थे? तो याद रखनी है धनानंद थे। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन बनाइए, आपका बन जाएगा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके पिता का नाम फिलिप था, अभी तुरंत हमने बताया। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था और इसकी हत्या 300 ईस्वी ईसा पूर्व में कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये तीनों का तीनों ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि उपरोक्त में सभी कथन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जिस तरह से अभी आप को हमने बताया, अगर आप इस तरह से पढ़िएगा तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? देखिए होता क्या था, याद रखनी है आपको। मध्यकालीन भारत में एक शासक हुआ करता था। मध्यकालीन भारत में एक शासक हुआ और याद रखनी है वो शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। क्या बोलिएगा? खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। अच्छा, खिलजी वंश की बात करिएगा, इसका संस्थापक आपको याद रखनी है जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन खिलजी
खिलजी हो जाएंगे। और जलालुद्दीन खिलजी याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी बोल सकते हैं और इसके ससुर भी थे, और इनका चाचा और ससुर दोनों की हत्या करके बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश पर अपना शासन स्थापित किया था। और इसी ने जो है इसी के समय में घोड़ा दागने तथा सैनिक लिखने, घोड़ा दागने बोल सकते हैं, घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। ये घोड़ा दागने का क्या था, बोल सकते थे कि उस समय जो वेतन दिया जाता था घोड़ा के आधार पर दिया जाता था, और युद्ध में क्या करते थे सैनिक लोग जो है खराब घोड़ा लेके आ जाते थे, जिससे कि युद्ध का सामना हार के स्वरूप में बदल जाता था। उसी के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने का मतलब कि जो भी अच्छा घोड़ा था उसको दाग दिया जाता था, इसी को बोलता था घोड़ा दागने। और सैनिकों की हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब था कि जिसके पास जितना घोड़ा रहेगा उसके अनुसार से उसको वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर होता था क्या कि एक घोड़ा के बदले कोई भी घोड़ा चेंज कर लेता था, मतलब कि अगर आपके पास 10 घोड़ा है, मेरे पास 5 घोड़ा है, तो हमने 5 घोड़ा का ऋण ले लिया, उसके बाद जो है आपको क्या करता था उसका भी 10 घोड़ा लेके यानी 15 घोड़ा का आपको यहाँ पर वेतन प्राप्त कर लेता था। इसीलिए सैनिकों का हुलिया लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि आपके पास इतना घोड़ा है, नाम पता सब लिखा। ये चीज किसने लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था। अब यहाँ से थोड़ा-सा बात को आप लोग समझिए। अलाउद्दीन खिलजी का कई सारी उपाधि हैं, तो याद रखिएगा इसने जो है सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण किया था। क्या बोलिएगा? सिकंदर-ए-सानी की उपाधि पूछेगा कौन धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा सीरी किला का निर्माण किसने किया था? तो याद रखनी है ये भी किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया था? नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ठीक है? इतना चीज़ को एकदम आपको याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए बात करिएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कई शासन हुए, जैसे आपको बोल सकते हैं गुलाम वंश हुए, खिलजी वंश हुए, तुगलक वंश हुए। तो तुगलक वंश के शासक थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा एक विद्वान थे, और फिरोज शाह तुगलक ने फुर्तेहात ए फिरोज शाही की रचना किया था, और ये बोल सकते हैं एक फारसी भाषा में था। क्या था? फारसी भाषा में। पूछा जाता है कि फुर्तात ए फिरोज शाही किस भाषा में लिखा गया था, तो फारसी भाषा में, और इसको खुल किसने लिखा था? फिरोज शाह ने लिखा था। तो ये बिल्कुल कथन सही है। जियाउद्दीन बरनी व शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिरोज शाह एक बहुत ही बोल सकते हैं पढ़ा लिखा था, और उसी के दरबार में ये भी सब विद्वान रहते थे। फिरोज शाह ने तांबे तथा सोने के सिक्के चलाए, कई तरह के सिक्के चलाए, तांबा हो गया, सोना हो गया, जिसको अद्दा और पीक भी बोला जाता है। और इनकी मृत्यु 1338 में हो गया था, तो ये गलत है। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1388 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1388 ईस्वी में हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने एक इसने जो विवाह स्थापित किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान ए खैरात। क्या बोलते हैं? दीवान ए खैरात। उसके बाद याद रखनी है दीवान ए बंदगान। क्या बोलिएगा? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक था दीवान ए इस्तिहाक। क्या बोलिएगा? दीवान ए इस्तिहाक। इस्तिहाक, ये सभी जो है व्यवस्था किसने चलाया था? तो याद रखनी है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात मतलब क्या होता था? तो याद रखनी है इसमें जो है दान विभाग, इसको दान विभाग बोलते थे। दीवान ए बंदगान को हम लोग क्या बोलते थे? दास विभाग बोलते थे। क्या बोलते थे? दास विभाग। और दीवान ए इस्तिहाक को हम लोग क्या बोलते थे? तो याद रखनी है इसको जो हम लोग बोलते थे पेंशन विभाग के रूप में जानते थे। क्या बोलिएगा? पेंशन विभाग के रूप में जानते थे। और याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे शासक हुए जिसने याद रखनी है ब्राह्मणों से भी जजिया कर असूला। क्या बोलिएगा? ब्राह्मणों से भी जजिया कर असूला। तो ये चीज भी आपको याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? तो याद रखनी है बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है एमबीके तक बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल को किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्सर की लड़ाई से यहाँ पर है, बक्सर की लड़ाई को थोड़ा सा आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है इसका जो युद्ध प्रारंभ हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें कौन कौन था? तो याद रखनी है भारत की संयुक्त सेना था, और याद रखनी है अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। अगर बात करिएगा भारत की संयुक्त सेना से कौन कौन था, तो याद रखनी है अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। क्या बोलिएगा? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। ठीक है, और याद रखनी है आपका बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखनी है मीर कासिम था। कौन बोलिएगा? मीर कासिम था। ठीक है, और याद रखनी है दिल्ली का शासक कौन था? मुगल शासक, इसको हम लोग बोल सकते हैं शाह आलम द्वितीय। क्या बोलिएगा? शाह आलम द्वितीय। तो ये सभी जो है भारत की तरफ से थे, भारत की सेना की तरफ। और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो याद रखनी है हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। इन सेना रहने के बावजूद भी भारतीय संयुक्त सेना की हार होती है, और बक्सर के युद्ध में याद रखनी है अंग्रेजों का विजय होता है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में याद रखनी है एक संधि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि याद रखनी है कब होता है? 1765 ईस्वी में होता है। और इसको किसके किसके बीच होता है? तो याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव इसमें करते हैं। क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखनी है युद्ध लड़ा कौन? हेक्टर मुनरो। और संधि किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अब आप इस प्रश्न को बनाइए, आप आपका प्रश्न ये बन जाएगा।
दिया गया है, कौन से कथन दिए गए हैं यानी संबंधित है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, बिल्कुल ठीक है ये। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, बिल्कुल ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। तो यहाँ का सभी कथन आपका सही हो जाएगा, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रही है? तो बढ़ेंगे हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? अगर सिख मृत्यु की बात करिएगा तो ये चेचक से किसका हुआ था? तो याद रखनी है गुरु हरकिशन। क्या बोलिएगा? गुरु हरकिशन जो है ऐसे थे जिनका की मृत्यु जो है चेचक से हुआ था, तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो याद रखनी है गुरु नानक था। कौन था? गुरु नानक था। और इसमें कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। वहीं अगर बात करिएगा दूसरे गुरु आपका कौन हुआ? तो याद रखनी है गुरु अंगद हुए। कौन हुए? गुरु अंगद हुए। वहीं तृतीय की बात करिएगा तो गुरु अमरदास हुए। चौथे की बात कीजिएगा तो गुरु रामदास हुए। और पांचवें की बात करिएगा तो गुरु अर्जुन देव हुए। कौन हुए? गुरु अर्जुन देव हुए। और छठे की बात करिएगा तो कौन हुआ? हर गोविंद हुआ। कर गो हुआ? हर गोविंद हुआ, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और सतवें की बात करिएगा तो कौन हुआ? हर राय हुआ। कौन हुआ? हर राय हुआ। और 8वें की बात करिएगा तो ये कौन हुआ? हरकिशन हुआ। हरकिशन हुआ। और 9वें की बात करिएगा तो कौन हुआ? 9वें की बात करिएगा तो गुरु तेग बहादुर हुए। कौन हुए? तेग बहादुर हुए। और 10वें की बात करिएगा तो कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह हुए। कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु हुए, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है बोला गया कि गुरु गोविंद साहिब ही गुरु का पद संभालेगा। और इसके बाद गुरु गोविंद साहिब के बाद कौन बना था? तो याद रखनी है बंदा बहादुर बना था। अब यहाँ पर से थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। ये जो गुरु अर्जुन देव थे, इनको जो है मुगल शासक द्वारा मरवा दिया गया था। और कौन मुगल शासक था? तो याद रखनी है जहांगीर। क्या बोलिएगा? जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया। और एक था नामे गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर को किसने मराया था? तो याद रखनी है औरंगजेब ने मराया था। किसने मारा था? औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दे दिया गया था। तो इतना चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया? देखिए जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, उसके बाद जो है इनको जो है चलाने का उतना आइडिया नहीं था कि दीवान का पद क्या क्या होता है। इसीलिए इसने जो है उपदीवान का पद लाया। क्या बोलिएगा? उपदीवान का पद लाया। और उपदीवान का पद कितने देशों के लिए लाया? कितने मतलब शहरों के लिए बोल सकते हैं उस समय? तो याद रखनी है, एक बंगाल के लिए लाया। और दूसरा जो है कहाँ के लिए लाया? बिहार के लिए लाया। और तीसरा जो है याद रखनी है उड़ीसा के लिए लाया। तो यहाँ पर से ये भी चीज पूछा जाएगा कि बंगाल का उपदीवान जैसे यहाँ पर पूछा गया है, तो बंगाल का दीवान कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है मोहम्मद रजा खां को बनाया। किसको बनाया? मोहम्मद रजा खां को बनाया। ये जो है बिहार दरोगा में भी पूछा है और बिहार पुलिस में भी पूछा है। वहीं बात करेगा बिहार का किसने बनाया, तो याद रखनी है राजा सिताब राय को। किसको बोलिएगा? राजा सिताब राय को कहाँ का बनाया? ये बनाया बिहार का। और उड़ीसा का किसको बनाया? तो याद रखनी है राजा राय दुर्लभ। क्या बोलिएगा? राजा राय दुर्लभ को बनाया, ठीक है। इन सभी बातों को भी ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? देखिए सबसे पहले जो है एक आया बंगाल का गवर्नर। क्या बोलिएगा? बंगाल का गवर्नर का पद आया। और बंगाल का गवर्नर का पद कब आया था? तो याद रखनी है 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। और इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और गवर्नर जनरल जो बनाया ये कब बनाया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और गवर्नर जनरल को याद रखनी है भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया, भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया तो ये कब बनाया? 1833 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। उसके बाद जो है ये भारत का जो गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल जो हो गया, इसको क्या बना दिया? याद रखनी है भारत का वायसराय बना दिया। क्या बना दिया? भारत का वायसराय बना दिया। और भारत का वायसराय कब, ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। अब जो है आपका प्रश्न जो भी पूछेगा, यहाँ से 3 ही प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आपका बन जाएगा। बोल रहा है कि बंगाल के गवर्नर को, भारत का बंगाल के गवर्नर को जो है याद रखनी है भारत का गवर्नर जनरल कब बनाए? 1833 के अधिनियम में। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बंगाल का प्रथम अगर गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है कलाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलाइव। उसके बाद जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना उसको उसको कौन बना? तो याद रखनी है वारेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बना। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखनी है विलियम बेंटिक बना। कौन बना? विलियम बेंटिक बना। और विलियम बेंटिक याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल के बाद भारत का जो प्रथम वायसराय बना वो कौन बना? तो याद रखनी है कैनिंग बना। कौन बना? कैनिंग बना। तो इतना चीज को ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी द्वारा नियुक्त पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए। और याद रखनी है प्रथम वायसराय भी हुए। क्या हुए? प्रथम वायसराय भी हुए। तो इसको एक बार आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसको किसने किया था? तो याद रखनी है किसने किया था, इसका अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखनी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या बोलिएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सचिव किसको बनाया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो याद रखनी है एमजी रंगा को बनाया था। क्या बोलिएगा? एमजी रंगा को बनाया था। एमजी रंगा याद रखिए ऐसे व्यक्ति थे जिसने कि याद रखनी है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसका क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था, ये चीज पूछा गया। तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा जो दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर बात आता है, थोड़ा सा समझिए आर्य समाज को लेकर। आर्य समाज की बात करेगा, आर्य समाज का गठन किस कब हुआ था? 1875 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या बोलिएगा? दयानंद सरस्वती ने इसकी याद रखनी है स्थापना किया था। और इसी में याद रखनी है दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं वेदों की ओर लौटो। क्या बोलिएगा? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है आर्य समाज दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक की रचना भी था। तो याद रखनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले जो है स्वराज शब्द की, स्वराज शब्द का शब्द किसने गढ़ा था? तो याद रखनी है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही गढ़ा गया। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। किसके साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति की बात करिएगा तो ये कब से कब तक हुआ था? 1789 से लेकर 99 तक ये फ्रांसीसी क्रांति चला था। उस समय राजा कौन था? तो याद रखनी है फ्रांस का लुई 16वां था। क्या था? लुई 16वां था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पूछेगा वस्तिल का किला, इससे संबंधित है। वस्तिल का किला भी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यहीं से पूछेगा, याद रखनी है स्टेट राज्य की बात किसमें की गई है? तो याद रखनी है फ्रांस की क्रांति में की गई है। इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। खूनी रविवार की घटना घटित थी। याद रखनी है 22 जनवरी 1905 को। ये कहां पर हुआ था? तो याद रखनी है रूस के शासक जार के दरबार में कई किसान लोग बच्चे को लेकर निहत्थे लोग से जा रहे थे, यहां पर बोल सकते हैं पत्र देने के लिए। और खूनी रविवार जार के शासक, रूस के शासक ने, सैनिक ने, याद रखिएगा निहत्थे लोगों पर इतना गोली चलाया कि सभी जो है वहां पर मर गए। और उस दिन दिन का अंतर रविवार, इसीलिए हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आगे सवाल देखिएगा क्या बोला गया है। कितनी भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर बात आता है कर्क रेखा। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से दीजिए, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं और छूट जाते हैं। कर्क रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से, सॉरी अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या बोलिएगा? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। देखिए ये जब ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो इस ट्रिक से अगर आपको पूरब से पश्चिम बोलेगा या पूरब से पश्चिम से पूरब हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आप सजा सकते हैं। गौ से हो जाएगा, याद रखनी है गुजरात हो जाएगा। रौ से आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है राजस्थान हो जाएगा। मौ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और झ से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है झारखंड हो जाएगा। और याद रखनी है पी से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और याद रखनी है त्री से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और याद रखनी है मौ से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो भी आपको पूछेगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करनी है और यहाँ पर चोटी दिया गया। केरल का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात करेगा तो इसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की ऊंची चोटी कौन है? सरामती है। उत्तराखंड की ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? नंदा देवी। और तमिलनाडु का कौन हो जाएगा? दोदा बेटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 1, 3 4 2 1। यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्यौहार मनाती है? तो थारू जनजाति अभी जो है वर्तमान में नहीं मनाती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? यूपी में पाए जाते हैं। और याद रखनी है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। गारो खासी जनता कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखनी है मेघालय में पाया जाता है। मुंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखनी है झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। और भील जो है याद रखनी है राजस्थान में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं है, नदियां है? दिबांग, लोहित, कामेंग, ये सभी जो है हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा सा समझिए ब्रह्मपुत्र नदी, क्या बोलिएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ बोलिएगा? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अपना जल जो है बोल सकते हैं 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तिब्बत चीन हो गया, उसके बाद याद रखनी है भारत। भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा तिब्बत में हम लोग क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और वहीं जो है भारत में हम लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में इसको हम लोग क्या जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करेगा तो लगभग जो है 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और याद रखिएगा इसी के नदी पर असम में जो है एक द्वीप भी है जिसको हम लोग बोलते हैं मांजुली द्वीप। क्या बोलेंगे? मांजुली द्वीप बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया कामेंग, क्या बोलिएगा? कामेंग हो गया, मानस हो गया, ठीक है, लोहित हो गया, क्या बोलिएगा? लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, क्या बोलिएगा? सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, दिबांग हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को, कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाता है? तो याद रखनी है, पुरानी पूछेगा तो ये बांगर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर और एक होते हैं बांगर। क्या होते हैं? बांगर। बांगर को हम लोग क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मृदा, सॉरी पुरानी जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं? बांगर को। और नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पे संबंधित? याद रखनी है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर हो जाएगा? नर्मदा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, नर्मदा नदी जो है याद रखनी है ये मध्य प्रदेश के बोलकंते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है? आलिया द्वीप होते हुए याद रखनी है ये अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। और यहाँ तक कि इसकी लंबाई की बात करिएगा तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपको हो जाएगा ओरसंग, क्या हो जाएगा? ओरसंग हो जाएगा, तवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो इन सभी नदियों को भी आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान की बोलेगा तो ये बेलाडीला खान हो जाएगा। और बेलाडीला खान कहाँ पर है? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। और इसका गठन कब किया गया है? तो याद रखनी है 1948 में। कब गठन किया गया है? 1948 में इनका गठन किया गया है। आगे की सवाल को देखिएगा क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, कंदौली नहीं चंदौली होगा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करिएगा यहाँ पर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखनी है 106 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 106 पार्क नेशनल पार्क है। वहीं अगर सबसे पहला नेशनल पार्क पूछेगा तो आपको कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है जिम कॉर्बेट। कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पहला नाम क्या था? तो याद रखनी है हेली नेशनल पार्क था। और हेली नेशनल पार्क के बाद नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। उसके बाद अभी जो है वर्तमान में क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। ये भी चीज ध्यान देनी है। और आगे अगर आपका पूछेगा सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन बना है, तो याद रखनी है रायमोना। क्या बोलिएगा? रायमोना नेशनल पार्क बना है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। दिन रात जिस कारण होते हैं वो कौन होता है? तो याद रखनी है परिभ्रमण हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने कक्ष पर जो है 24 घंटे में बोल सकते हैं पूरा घूर्णन कर लेती है। घूर्णन की बात करेगा, घूर्णन को हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण। तब इससे क्या घटना होती है? तो दिन एवं रात होती है। वहीं बात करिएगा पृथ्वी जो है अपने पूरे सूर्य के चक्कर जो है कितने दिनों में लगाती है? जितना भी दिन में लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। और परिक्रमण का ही याद रखिएगा, इसका ही बोल सकते हैं अर्थ होता है भू परिक्रमण। तो ये जो है अगर दिन रात बोलेगा तो भू परिक्रमण। और अगर पूछेगा कि मौसम परिवर्तन जो होता है, मौसम परिवर्तन ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा? भू परिक्रमण के द्वारा होता है। इन दोनों बातों को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो बार बार हमेशा कभी भी उद्गार हो सकता है, बार बार उद्गार होते रहता है। तो ये एकांगुआ जो है, और एकांगुआ कोटोपेक्सी होगा सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है? तो याद रखनी है इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और ये एटना जो है कहाँ पर है? इटली में है। तो ये जो है दोनों का क्या है? तो याद रखनी है 1 एवं 3 बोल सकते हैं, 2 एवं 3 जो है ये 4 गलत हो जाएगा। 2 एवं 3 जो है क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। वही एकांगुआ की बात करिएगा और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो है बोल
सकते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कभी-कभी उद्गार होती है। जिस तरह भारत में याद रखनी है, भारत का अगर बात करिएगा, भारत का अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करिएगा, तो वो एकमात्र कौन है? तो याद रखनी है बैरन द्वीप। क्या बोलिएगा? बैरन द्वीप है, ठीक है? और अगर बात करिएगा सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है? तो याद रखनी है अंडमान निकोबार में है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नारकोंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारकोंडम बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो यांगसी नदी हो जाएगी। और ये कहाँ की नदी है? चीन की नदी है, तो याद रखनी है। और इसकी लंबाई की बात करेगा तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 6300 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य, देखिए यहाँ पर बात आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का ही नाम है, याद रखनी है, मसौदा समिति। इसी को बोला जाता है मसौदा समिति। इसका गठन की बात करेगा तो इनका गठन कब हुआ है? तो याद रखनी है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया है। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 7 सदस्य में बात करिएगा, बी आर अम्बेडकर को कौन बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद इनमें 6 सदस्य और थे, जिसमें कि बोल सकते हैं कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। क्या बोलिएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद याद रखनी है कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद कौन हो जाएगा? के एम मुंशी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? के एम मुंशी। उसके बाद याद रखनी है बी एल मित्तर के जगह पर कौन आया था? तो माधव राव आया था। क्या बोलिएगा? माधव राव आया था। और याद रखिएगा डीपी खेतान के जगह पर कौन आया था? वीटी कृष्णा मचारी आया था। कौन बोलिएगा? वीटी कृष्णा मचारी आया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक कौन था? तो याद रखनी है सैयद, सैयद कुछ नाम करके था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 अन्य सदस्य थे। और याद रखनी है एक भीमराव अंबेडकर थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ से आए दिनों प्रश्न बनते हैं। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के है। देखिए कल भी हमने आपको बताया था, एक होता है विधानमंडल। जिस तरह केंद्र में संसद होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 अंग हैं, याद रखनी है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा जो है भारत के सभी 28 राज्यों में, और इसकी चर्चा संविधान के 171 में की गई है। तो ये चीज भी याद रखनी है। कितना में किया गया? 170 में किया गया। कितना में? 170 में। और विधान परिषद याद रखिएगा, इसकी ये जो है सभी राज्यों में नहीं है। तो इसका जो अगर बोल सकते हैं समाप्ति, यहाँ पर स्थापना और समाप्ति की बात करेगा तो ये 169 आर्टिकल में है। और अगर बात करेगा विधान परिषद की गठन की बात करेगा, इसका संरचना की बात करेगा, तो ये जो है 171 आर्टिकल में की गई है। वहीं बात करिएगा विधान परिषद जो है कितने राज्यों में होती है, ये बोल सकते हैं एक प्रकार का अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन बात करेगा ये कितने राज्यों में है, तो याद रखनी है इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या बोलिएगा? तू भी मजा कर, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। यू से हो जाएगा यूपी। और याद रखनी है बी एच आई से हो जाएगा बिहार। और एम से हो जाएगा, याद रखनी है, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और याद रखनी है ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये जो है 6 राज्य को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए अगर बात करिएगा वोट देने का बात करिएगा, तो सबसे पहले जो है 21 वर्ष था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा जो है इसको कितना कर दिया? 21 से घटाकर 18 कर दिया। वहीं अगर बात करिएगा पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना एज होना चाहिए, तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम एज। वहीं बात करेगा विधानसभा, क्या बोले करेगा? विधानसभा बात करेगा, लोकसभा बात करेगा, सीएम बात करेगा, पीएम बात करेगा, तब जो है आपका एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर का होना चाहिए। वहीं बात करेगा विधान परिषद हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और याद रखनी है उपराष्ट्रपति हो गया। इन सभी का एज जो है कितना होना चाहिए? याद रखनी है 35 ईयर होना चाहिए। क्या बोलिएगा? 35 ईयर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होना चाहिए, ठीक है? राष्ट्रपति सॉरी, विधान परिषद और राज्यसभा का जो है पूछेगा कितना होना चाहिए? 30 ईयर। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कितना होना चाहिए? 35 ईयर। तो इनको एक बार आप लोग देख लेनी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निदेशक तत्व क्या है? तो याद रखनी है निदेशक तत्व जो है ये मतलब अबाध्य योग है, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। और इसकी चर्चा जो है किसमें की गई है? तो याद रखनी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में है। और ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है, ये अनुच्छेद 37 से वर्णन है। और इसमें अनुच्छेद का प्रावधान कहाँ से किया गया है? 36 से लेकर 51 तक प्रावधान किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी एक बार आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पर से जो प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद 36 में क्या है? तो याद रखनी है डीपीएसपी के राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या बोला गया? यही जो प्रश्न बोला गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में बोला गया लोक कल्याण कार्य के बारे में। 39 में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोला गया है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में बोला गया प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया याद रखने निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में बोला गया कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के ख में बोला गया सहकारी समिति। 44 में बोला गया समान सिविल संहिता। और 45 में बोला गया याद रखनी है
मतलब 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य माता-पिता का अधिकार है। 47 में बोला गया है, 46 में बोला गया एससी-एसटी का प्रावधान, 47 में बोला गया है याद रखनी है पोषण स्तर को बढ़ावा देना, 48 में बोला गया कृषि एवं पशुपालन, 48 के क में बोला गया याद रखनी है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक और 50 में बोला गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। वहीं 51 में बोला गया विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो इसको एक कदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। राष्ट्रपति पर, यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा संविधान के 61 आर्टिकल में है और इसमें जो है याद रखिएगा संसद के बोल सकते हैं, संसद के सभी सदन जो है भाग लेते हैं। क्या बोलिएगा, संसद के सभी सदन भाग लेते हैं और बोल सकते हैं इसमें जो है राज्यसभा भी लगा सकते हैं सबसे पहले और बोल सकते हैं लोकसभा भी। ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। तो यहाँ से ये इस तरह के सवाल को एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। थोड़ा-सा यहाँ पर समझ लीजिए राष्ट्रपति के बारे में क्या-क्या हो जाता है। याद रखनी है अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बोला गया राष्ट्रपालिका की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। 54 में बोला गया निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में बोला गया याद रखनी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एकल संसदीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में बोला गया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। 57 में बोला गया राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं और 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, 59 में शर्तें और 60 में याद रखनी है राष्ट्रपति का शपथ और 61 में जो है महाभियोग। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। भारत की अगर बात करेगा प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई तो वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ पर हुआ था तो याद रखनी है ताशकंद में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, ताशकंद में हुए थे। तो इनकी आपको ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है तो याद रखनी है, मान के चलिए कि अभी जो है संसद का चुनाव हुआ, ठीक है, और संसद सदस्य जो भी नए निर्वाचित तो जाते हैं वहां पर चुनाव जीतकर, उसको जो है याद रखनी है शपथ दिलाना। क्या दिलाना, शपथ दिलाना। और याद रखनी है यही काम जो है प्रोटम स्पीकर का है। और प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं तो ये भी चीज पूछा जाएगा। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। चलिए आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वह कौन सा राष्ट्रपति नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना था। तो ये हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। क्या हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, यहाँ की वल्लभ भाई पटेल, तो विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल को देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक क्षेत्राधिकार है। तो ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता। मतलब कि यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, इसको एक बार ध्यान। भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य का अपना-अपना जो है याद रखनी है क्या है, बोल सकते हैं हाई कोर्ट है। लेकिन बात करेगा यहाँ पर, अगर बात करेगा 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसका में इसमें जो है सिर्फ दिल्ली और बोल सकते हैं कि एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। यही 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हाई कोर्ट है। लेकिन इसके अलावा जितने भी 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए उनके कई-कई शहरों में जो है इनका हाई कोर्ट दिया गया। जैसे अंडमान और निकोबार का जो है कहाँ पर है, कोलकाता में है। वहीं बात करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, 214 आर्टिकल में की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। देखिए बात करेगा मूल संविधान में, मूल संविधान में बात करेगा तो लोकसभा में कुल कितनी सीट था तो 500 सीट था। कितना था, 500। एक संशोधन होता है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो है 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 जोड़ दिया, तो इसमें हो गया 525। कितना हो गया, 525। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 31वां संविधान संशोधन 1972 और इसमें जो है 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया, फिर जो है इसमें बोल सकते हैं 545 कर दिया। कितना कर दिया, 545 कर दिया। तो इसको एक बार आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जंग लगे हुए होले लोहे का वजन, जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, मतलब कि जिसमें जंग लग गया दोस्तों तो वो जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, तो कुछ अधिक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल को देखिए क्या बोला गया। H2SO4 का ऑटोमेटिक कितना, मतलब कि ऑटोमेसिटी कितना होता है, मतलब कि परमाणुकता कितना होता है, ठीक है। परमाणुकता कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर है H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इसको याद रखनी है 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा 2, 4 1 5
2 7 हो जाएगा। सबको जोड़ लेना है नीचे वाला को, तो वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा नोबेल गैस इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं। यह जो है अपने आप में पूर्ण में भरा होता है। जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, क्या बोलिएगा? क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया और जेनॉन हो गया। इनको भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल देखिए। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक प्रकार का गैस तथा द्रव का मिलियन है। क्या है? गैस तथा द्रव का विलयन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रातः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम का। लेकिन जो है अभी जो है वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा बिजली का खपत होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है? मतलब कि बड़ी जी का वैल्यू हमने कल भी बताया था। इसका होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 और इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर होता है केजी स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ मात्रक पूछ रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो चाकू हो गया, बंसी हो गया, झाड़ू हो गया, ये सभी मतलब कि जहां पर हम लोड देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय श्रेणी। मतलब कि जिसको पकड़कर हम कोई भी चीज को काटते हैं या पकड़कर वहां पर लोड देते हैं। और ये पिलास जो है याद रखनी है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पर है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए कोनिया बेग की विमा क्या होता है? देखिए कोनिया बेग एक प्रकार का कोनिया बेग की बात करेगा तो कोनिया बेग का फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए। तो इसका होता है 1 बटे आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति होता है, यानी कि बोल सकते हैं 1 बटे सेकेंड होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति बटे सेकेंड होता है। तो 1 बटे सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं m0 l0 t-1 लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित तो रहता है, क्योंकि आयाम से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? अगर ऊर्जा अधिकतम पूछेगा तो ये हो जाएगा अल्फा किरणें, यानी कि एक्सरे किरणें बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक हीटर जिसकी शक्ति, ये तो नोमेरिकल हो गया, आप इसको बना लीजिएगा, कुछ नहीं है। P बराबर जो है यहाँ पर V बटे आई कर देनी है, सॉरी V आई कर देनी है। यहाँ से आपका धारा निकल जाएगा और V बराबर आई आर कर दीजिएगा। V बराबर आई आर, तो यहाँ पर से आपका प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार आप लोग बना लेनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। कार के हेड पंप लैंप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? मतलब कि बोल सकते हैं लाइट जो होता है आपका, लाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें जो है अवतल दर्पण होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अवतल दर्पण जो है परवलयिक अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाया। कैसा लगा डिस्कशन? अगर आपको आगे चलिए तो कमेंट करनी है। ये सेशन जो है हम शाम में डेली पर डे अगर जारी रखना चाहेंगे। अगर आपको ये ठीक लगा है तो इसको एक बार आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये ठीक लगा है 50 क्वेश्चन हम आपको पर डे शाम में करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।